हाँ जी, देखिए इस प्रकार आपने क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व किए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करोगे अभी आप। क्वेश्चन नंबर 9, फंक्शन ऑफ एक्स बाई डी एम बाई ओवर डी एक्स एम की होल पावर p प्लस फंक्शन ऑफ एक्स बाई डी एम माइनस वन वाई ओवर डी एक्स एम माइनस वन वाई होल पावर q प्लस डॉट 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 इक्वल टू 0। हाँ भाई बताइए, इस अवकल समीकरण की कोटि और घात बताइए भैया आप। हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है यहाँ पर? उच्चतम अवकलज, ये m टाइम है, ये m-1 है, फिर m-2, यानी कि कम होता हुआ जाएगा। तो यहाँ पे उच्चतम अवकलज कितना है आपका? m, और इस पे पावर कितनी लगी हुई है आपकी? p। तो उच्चतम अवकलज m पावर p, तो यानी कि कोटि m हो जाएगी और घात कितनी हो जाएगी? p। तो आप क्या लिखोगे यहाँ? उच्चतम अवकलज उच्चतम अवकलज m बार है तथा जिस पर घात p है, अतः अवकल समीकरण की कोटि, अवकल समीकरण की कोटि m तथा घात p है। अवकल समीकरण की कोटि m तथा घात आपकी कितनी हो जाएगी भाई? p है। तो कोटि m हो जाएगी और घात आपकी कितनी हो जाएगी भाई? p हो जाएगी। कोटि m और घात हो जाएगी आपकी p। क्वेश्चन नंबर 11, ये राजस्थान यूनिवर्सिटी 12 और 13 लगातार आए हुआ क्वेश्चन है भाई, 12 और 13। क्वेश्चन आर गिवन d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर की होल पावर 3/2 इक्वल टू 0। कोटि और घात बताइए भाई इसकी। कोटि क्या होगी और घात क्या होगी भाई? कोटि और घात बताइए भाई इसकी। दो दो, वेरी गुड नीरज जी, वेरी गुड। अब देखिए सबसे पहले अपॉन 2 है तो स्क्वायर करना पड़ेगा, इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस का स्क्वायर भी कितना होता है भाई आपका? प्लस का स्क्वायर। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर की होल पावर 3/2। दोनों ओर वर्ग करने पर, वर्ग कीजिए भाई, दोनों ओर वर्ग करने पर इसका वर्ग कीजिए भाई, ये हो जाएगा आपका d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर होगा आपका प्लस, यहां से जब इसका आप वर्ग करोगे तो ये वर्गमूल वाला साइन हट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगी पावर 3। ये एक बार अवकलन है, ये दो बार अवकलन है, तो यहाँ उच्चतम अवकलज कितना है? 2 टाइम, तो कोटि 2 और इस पे पावर कितनी है? 2। तो यहाँ अवकल समीकरण की जो कोटि है वो कितनी हो जाएगी आपकी? 2, तथा घात जो है, घात भी कितनी हो जाएगी आपकी? 2।
तो यहाँ से उच्चतम अवकलज की जो कोटि है वो हो जाएगी आपकी 2, और घात जो है घात भी हो जाएगी आपकी 2, तो कोटि 2 और घात आपकी हो जाएगी 2। तो इस प्रकार आप अवकल समीकरण की कोटि भी ज्ञात कर पाओगे और क्या ज्ञात कर पाओगे भाई, घात। तो कोटि 2 और घात कितनी आ जाएगी भाई आपकी 2, तो कोटि 2 और घात होगी आपकी 2। ठीक है भाई, लिख लिया हो तो आगे बढ़े। तो इस प्रकार आपका कोई भी कोटि या घात का कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम पेपर में आता है तो आप उसे आसानी से सॉल्व कर पाओगे। अब देखिए भाई, अब हम बात करेंगे अवकल समीकरण के हल की। अवकल समीकरण के हल की अब हम बात करेंगे अवकल समीकरण के हल की, कि अवकल समीकरण का हल, कि अवकल समीकरण के हल कितने प्रकार के होते हैं और अवकल समीकरण का हल कैसे ज्ञात किया जाता है। तो अभी तो हम बात कर रहे हैं अवकल समीकरणों के हलों के प्रकार, फिर अवकल समीकरणों को हल करने की विधियां पढ़ेंगे। तो अभी तो हम पढ़ेंगे अवकल समीकरणों के हलों के प्रकार। अवकल समीकरणों का हल जो है वो कितने प्रकार का होता है, फिर हम बात करेंगे अवकल समीकरणों को हल करने की विधियां। ठीक है भाई, अब आप हेडिंग डालोगे अवकल समीकरणों के हल के प्रकार। अवकल समीकरणों के हल के प्रकार। अब आप हेडिंग डालोगे अवकल समीकरणों के हल के प्रकार। ठीक है भाई, अवकल समीकरणों के हल के प्रकार। हाँ भाई, आपका सभी का क्वेश्चन सही था। अनुज जी, अजय जी, सभी का आंसर सही था भाई। अब देखिए अवकल समीकरणों के हल के प्रकार, अब वो हम यहाँ से देखेंगे अवकल समीकरणों का हल कैसे ज्ञात किया जाएगा। वो देखिए भाई, अवकल समीकरणों के हल, अवकल समीकरण पहले मैं बता देता हूं थोड़ा सा, चलो लिख ही लीजिए। अवकल समीकरणों के हल 3 प्रकार के होते हैं। अवकल समीकरणों के हल 3 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका व्यापक हल, पहला है आपका व्यापक हल यानी कि जनरल सॉल्यूशन। व्यापक हल, अब किसी भी अवकल समीकरण के हल को हम व्यापक हल कहेंगे क्या, तो कौन सा हल आपका व्यापक हल होगा उसके बारे में बात करेंगे। किसी अवकल समीकरण का कौन सा हल व्यापक हल होगा, कौन सी अवकल समीकरण का हल आपका व्यापक हल होगा। देखिए यदि कोई भी हल आपका व्यापक हल कहलाएगा कब, यदि अवकल समीकरण की कोटि के बराबर, देखिए हम क्या कह रहे हैं, अवकल समीकरण की कोटि के बराबर स्वेच्छ अचर उपस्थित हो। हम क्या कह रहे हैं, कोई भी हल, किसी भी अवकल समीकरण का हल, किसी भी अवकल समीकरण का हल व्यापक हल कहलाएगा कब, यदि अवकल समीकरण की कोटि के बराबर स्वेच्छ अचर उपस्थित हो। यानी कि उस हल में अवकल समीकरण की कोटि के बराबर स्वेच्छ अचर उपस्थित हों। अवकल समीकरण की कोटि के बराबर स्वेच्छ अचर उपस्थित हो तो ऐसा हल आपका कैसा हल कहलाएगा, व्यापक हल कहलाएगा। तो अवकल समीकरण का हल व्यापक हल कब कहलाएगा, यदि अवकल समीकरण की कोटि के बराबर स्वेच्छ अचर उपस्थित हो। यानी कि स्वेच्छ अचरों की जो संख्या है वो आपकी अवकल समीकरण की कोटि के बराबर होनी चाहिए। तो ऐसा हल जो होगा आपका व्यापक हल होगा। जैसे कि
किसी अवकल समीकरण की कोटि 2 है, जैसे कि d2//dx², ठीक है। अब कोटि 2 है तो उसमें अचर भी कितने आने चाहिए? 2, C1 और C2। अगर 2 अचर आ रहे हैं उसके हल में, तो उस प्रकार का हल जो होगा आपका कैसा हल कहलाएगा? व्यापक हल कहलाएगा। देखिए भाई, किसी अवकल समीकरण के ऐसे हल को, किसी अवकल समीकरण के ऐसे हल को, किसी अवकल समीकरण के ऐसे हल को, किसी अवकल समीकरण के ऐसे हल को व्यापक हल कहते हैं, जिसमें अवकल समीकरण की कोटि के बराबर, अवकल समीकरण की कोटि के बराबर शेष अचर की संख्या हो। अवकल समीकरण की कोटि के बराबर शेष अचर की संख्या हो, शेष अचर की संख्या हो। यानी अवकल समीकरण की कोटि के बराबर अगर शेष अचर की संख्या उपस्थित है, तो वो वाला जो हल होगा वो हमारा कैसा हल कहलाएगा भाई? व्यापक हल कहलाएगा। इस हल को पूर्ण हल, इस हल को पूर्ण हल या पूर्वक हल भी कहते हैं, परमिटिव, पूर्वक हल भी कहते हैं, कंप्लीट या परमिटिव ठीक कहते हैं। तो आप याद रखोगे भाई। अभी तो हम आगे चलेंगे जब विधियां बताएंगे आपको सॉल्व करने की। जैसे एग्जांपल के तौर पर, जैसे d2y/dx² प्लस y = 0 का व्यापक हल y = sin x प्लस का cos x है। y = C1 sin x प्लस का C2 cos x है। C1 sin x प्लस का C2 cos x है। तो देखिए अवकल समीकरण की कोटि कितनी है यहाँ पर? 2। स्वेच्छ अचर कितने यूज किए आपने? एक तो C1 और एक आपने यूज किया C2। यहाँ पे स्वेच्छ अचरों की संख्या भी आपके पास कितनी है भाई? 2। तो ये जो हल है इस वाली समीकरण का कैसा हल है भाई? व्यापक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्वेच्छ अचरों की संख्या कितनी है? 2। और अवकल समीकरण की कोटि भी कितनी है भाई आपकी? 2। अवकल समीकरण की कोटि के बराबर स्वेच्छ अचर उपस्थित है। अवकल समीकरण की कोटि के बराबर क्या उपस्थित है भाई? शेष अचर। यहां से देखिए भाई, अब C1 आपके पास क्या है भाई? आर्बिट्ररी। और C2 भी आपके पास क्या है? आर्बिट्ररी। C1 और C2 जो हैं वो हैं आपके पास आर्बिट्ररी। और आर्बिट्ररी का मतलब होता है स्वेच्छ, और स्वेच्छ का मतलब होता है अपनी इच्छा। C1 और C2 का जो सिलेक्शन होगा वो आप अपनी इच्छा अनुसार करोगे। C1 और C2 का जो सिलेक्शन होगा उसका सिलेक्शन आप अपनी इच्छा अनुसार करोगे। C1 और C2 की जो वैल्यू है वो आप अपनी इच्छा अनुसार रखोगे। अब मुझे बताइए भाई, अब वो क्या करते हैं? दूसरा जो हल होगा आपका व्यापक हल के बाद, दूसरा हल होगा आपका विशिष्ट हल। दूसरा हल जो होगा वो हल होगा आपका विशिष्ट हल। तो कोई भी हल विशिष्ट कब कहलाएगा? देखिए C1 और C2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट थे। अगर हम कुछ विशेष कंडीशन लगा दें, कुछ पर्टिकुलर केस लगा दें, यानी कुछ विशेष स्थितियां लगा दें, और विशेष स्थितियां लगाने के बाद C1 और C2 को कुछ विशेष मान प्रदान कर दें, तो व्यापक हल से एक नया हल बनेगा जिसे ही हम क्या कहेंगे? विशिष्ट हल।
जैसे कि C1 का मान मैं 5 कर दूं तो ये हो जाएगा 5 sin x। किसी स्पेशल कंडीशन पे C2 का मान मैं 6 कर दूं तो ये हो जाएगा 6 cos x। तो ये कैसा हल होगा आपका? विशिष्ट हल। ये किससे बनाया गया है भाई? व्यापक हल से। तो विशिष्ट हल एक ऐसा हल होता है, विशिष्ट हल एक ऐसा हल होता है जिसे किससे बनाया जाता है भाई? व्यापक हल से। विशिष्ट हल एक ऐसा हल होता है जिसे व्यापक हल से तो बनाया जा सके। जिसे किससे बनाया गया भाई? व्यापक हल से बनाया जा सके। किसी विशेष कंडीशन रखने पर आर्बिटरी कांस्टेंट यानी स्वेच्छ अचरों को विशेष मान देने पर, किसी विशेष स्थिति पर स्वेच्छ अचरों को विशेष मान देने पर व्यापक हल से जो हल बनाया जाएगा उसे ही आप कौन सा हल कहोगे? विशिष्ट हल कहोगे। ठीक है भाई, कौन सा हल कहोगे? विशिष्ट हल कहोगे। अब देखिए यहां पर मुझे एक चीज बताइए भाई, किसी भी व्यापक हल से कितने विशिष्ट हल बनाए जा सकते हैं? फिर जैसे C1 और C2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो C1 और C2 का मान रखने पर आप कितने, C1 और C2 की वैल्यू रखने पर आप कितने विशिष्ट हल बना सकते हो? बताइए भाई। C1 आर्बिटरी कांस्टेंट है, स्वेच्छ है, तो C1 की कितनी वैल्यूज रिप्लेस कर सकते हो आप? इनफाइनाइट। C1 के कितने मान रख सकते हो आप? इनफाइनाइट। ऐसे ही C2 की कितनी वैल्यूज रिप्लेस कर सकते हो आप? इनफाइनाइट। यानी कि C2 के कितने मान रख सकते हो आप? इनफाइनाइट। C1 के भी आप इनफाइनाइट मान रख सकते हो, C2 के भी आप इनफाइनाइट मान रख सकते हो। तो यानी कि किसी भी व्यापक हल से कितने विशिष्ट हल बनाए जा सकते हैं? आपके इनफाइनाइट विशिष्ट हल बनाए जा सकते हैं। कोई विशेष कंडीशन अप्लाई करोगे और विशेष कंडीशन अप्लाई करने के बाद C1 और C2 की कुछ विशेष मान निकालोगे और उन मानों को वहां रख देते हैं और हमें क्या मिल जाता है? विशिष्ट हल। तो विशिष्ट हल कैसा हल होता है? विशिष्ट हल एक ऐसा हल होगा जिसे व्यापक हल से बनाया जाता है लेकिन कुछ विशेष स्थितियों पर C1 और C2 के मान रख दिए जाते हैं। ठीक है भाई, तो अब नेक्स्ट डेफिनेशन लिखोगे आप किसकी? ये एग्जांपल लिख लिया होगा आपने, व्यापक हल की डेफिनेशन भी लिख ली होगी भाई। अब आप लिखोगे नेक्स्ट डेफिनेशन विशिष्ट हल की, तो लिखेंगे हेडिंग डालेंगे भाई विशिष्ट हल। तो अब हेडिंग डालोगे आप विशिष्ट हल। दूसरी जो डेफिनेशन होगी पर्टिकुलर सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है भाई, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अवकल समीकरण का ऐसा हल जो उसके व्यापक हल में, जो उसके व्यापक हल में, जो उसके व्यापक हल में, जो उसके व्यापक हल में स्वेच्छ अचरों को विशिष्ट मान देने पर प्राप्त होता है। स्वेच्छ अचरों को विशिष्ट मान देने पर प्राप्त होता है। प्राप्त होता है विशिष्ट हल कहलाता है। कैसा हल कहलाएगा भाई? विशिष्ट हल कहलाता है। ठीक है भाई, क्या कह रहे हैं हम? जो व्यापक हल होगा, व्यापक हल में जो कांस्टेंट होंगे कुछ विशेष स्थितियों में C1 और C2 को कुछ विशेष मान प्रदान करेंगे, तो व्यापक हल से जो नया हल बन के आएगा उसी को हम कह देंगे कौन सा हल? विशिष्ट हल। तो उदाहरण लिख सकते हो आप इसका भी, तो एग्जाम्पल लिखिए भाई। तो एग्जाम्पल लिखेंगे इसका भी, उदाहरण, यदि अवकल समीकरण d2y/dx² प्लस का y = 0 के व्यापक हल
के व्यापक हल y बराबर c1 sin x प्लस c2 cos x में c1 बराबर कुछ भी ले लीजिए 2 और c2 बराबर 3 लेने पर विशिष्ट हल होगा, लेने पर विशिष्ट हल होगा y इक्वल टू c1 की वैल्यू 2 sin x 3 cos x 2 sin x 3 cos x 2 sin x 3 cos x। तो इस प्रकार इसकी जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी आपकी 2 sin x, नीचे दिखाई नहीं दे रहा, चलो कोई नहीं, दिखाई नहीं दे रहा तो हम बोल रहे हैं, लिखो अवकल समीकरण का ऐसा हल, अवकल समीकरण का ऐसा हल जो उसके व्यापक हल में, अवकल समीकरण का ऐसा हल जो उसके व्यापक हल में स्वेच्छ अचरों को विशिष्ट मान देने पर, स्वेच्छ अचरों को विशिष्ट मान देने पर प्राप्त होता है, स्वेच्छ अचरों को विशिष्ट मान देने पर प्राप्त होता है, विशिष्ट हल कहलाता है, प्राप्त होता है, विशिष्ट हल कहलाता है। और इसका जो उदाहरण है वो आपका ये होगा, इसका जो उदाहरण है, इनका जो उदाहरण है आपका होगा, जैसे ये अवकल समीकरण दिया हुआ है, इसका व्यापक हल ये होता है, हल निकालने की विधि हम आपको बता चुके हैं। तो C1 और C2 का अगर हम मान रिप्लेस कर दें तो हमारे पास एक विशिष्ट हल प्राप्त हो जाएगा, C1 और C2 का मान रख दें तो हमारे पास एक विशिष्ट हल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है भाई, तो कल जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको एक और टाइप का हल बताएंगे जिसका नाम है विचित्र हल, सिंगुलर सॉल्यूशन। जैसे कि नाम से पता चल रहा है विचित्रता तो उसमें होगी ही होगी, तो विचित्र हल। तो कल हमारी जो क्लास होगी तो उसमें हम आपको एक टॉपिक पढ़ाएंगे जिसका नाम होगा विचित्र हल, और फिर कल हम इस एक्सरसाइज के जो शेष रहे हुए क्वेश्चन है उनको भी सॉल्व कराएंगे। फिर हम अवकल समीकरणों को हल करने की विधियां, इसके बाद हमारा जो न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा अवकल समीकरणों को हल करने की विधियां, कि जैसे इस अवकल समीकरण का हल ये निकल के आया है तो ये कैसे निकल के आया, तो इनकी विधियां सीखेंगे वो आगे। तो हमारी क्लास होगी नेक्स्ट कल, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, कल मिलते हैं।